मुझे लगता है कि उस क्रिटिकल एनालिसिस में बहुत सारी जगह पे बहुत सारी फेलोर दिखाई देती है। जैसे मतलब एक तथ्य जो है मैं पिछले 1 महीने से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो ये है कि यूपी में हर सीट पे योगी और मोदी का चेहरा लड़ रहा था। फिर योगी जी ने जो है अपराधियों को टिकट क्यों दिया? क्योंकि हमने तो टिकट जो है ना वोट उस अपराधी को नहीं दिया, उस चेहरे को देखा भी नहीं, उसके चरित्र पर भी ध्यान नहीं दिया। हमने तो सिर्फ एक चीज देखी कि हमें अपने बुलडोजर मंत्री, इनकाउंटर मुख्यमंत्री और मोदी जी को और बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि वह जो है अखिलेश यादव की जो आसुरी सेना है वही उससे मुक्ति दिला पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब इनको मालूम है कि उम्मीदवार गौण थे, तो वो फिर क्या वजह रही कि इनके जो एमएलए हैं, आपको मालूम है जो अभी नई विधानसभा गठित हुई है, इसने अब तक का एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। नाउ इस विधानसभा में 51% जो है एमएलए वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अरे बाप, मतलब मेजॉरिटी अपराधी बैठेंगे, वो आपके नियम का कानून बनाएंगे, वो आपके भाग्य का फैसला करेंगे। दिल घबराने लग जाता है। मतलब एक तरफ जो है लगातार पीआईएल लग रही है, ये ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना जरूरी है, वहां पर आप जो है कानून चला रहा है, जो कानून बना रहा है, के निर्माता जो है वो अनपढ़, गवार और अपराधी, और ये बड़ी विडंबना का विषय है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से निवेदन भी किया कि ये उचित नहीं है, आप इसमें कानून बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट को ही बनाना होगा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन पार्लियामेंट को ही करना होगा। तो 2017 से 5 साल बीतने के बाद ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया, उल्टा 51% अपराधी हमारे ऊपर थोप दिए। इसे मैं दुष्टता मानता हूँ। जी जी जी। और आप ये देखिए, ये दुष्ट इतने से भी वो नहीं है। अब इन्हीं दुष्टों में से मंत्री बने, इन्हीं दुष्टों में से मुख्यमंत्री बने, राइट। तो वो जो है आपके भाग का निर्माण करेंगे, और ये इतने निर्लज्ज और मोटी खाल के हो गए हैं कि ये अपने मंच पे अपराधियों को बिठाते हैं। इनके खुद के स्थायी वारंट हैं, और इनके चंगू मंगू और जो अपराधी तत्व हैं, जिनको एक कार्यकर्ता कहते हैं, उनके भी स्थायी वारंट हैं। इस पुलिस को उन्हें उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वह उनको सुरक्षा देने के लिए बेबस है, उनको सलूट करने के लिए बेबस है। तो ये क्या आसुरी व्यवस्था चारों तरफ फैला दी है। और मुझे एक चीज का विश्वास हो गया है कि ये दुष्ट लोग जो है ये आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई छोटा असुर है, कोई बड़ा असुर है, बस इतना ही फर्क है। इनमें से देवी शक्ति कोई नहीं जी, क्योंकि देवी शक्ति के तो ये गुण नहीं, राइट। इसका मतलब ये है कि यदि आसुरी शक्तियों का ही बोलबाला होने वाला है, तो आम जनता कहाँ पहुंचेगी? मैं मालूम नहीं आप जो है ना कितना महसूस करते हैं, चूंकि हम प्रशासन में रहे हैं, हमने चीजों को बहुत पर्सनली हर जगह देखा है, इंक्लूडिंग कश्मीर में। और हमने ये पाया कि आज जनता ज्यादा बड़ी गुलाम है। आज आप देखो, इंटेलेक्चुअल से लेके मीडिया से लेके सभी लोग किसी ना किसी का पट्टा अपने हित के लिए लगाए हुए हैं, और सही मायने में उन्हें इंटेलेक्चुअल नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रीयता का पट्टा लगाए हुए मुझे कोई दिखता ही नहीं। और ये मीडिया वाले जिसको बुलाते हैं उसको पहले डिक्टेट करते हैं कि तुम्हें ये बोलना है। जी जी। तो वो भी जो सामने आ रहा है वो एक कॉन्कॉक्टेड चीजें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जबकि आप जो है ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, मतलब आप ये सोचिए 1947 में जो अंग्रेज इस देश को से भागने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर षड्यंत्र के तहत किया, वो उस समय जो है इसी देश के युवाओं ने, इसी देश की आर्मी ने और नेवी ने, इसी देश की पोस्टल सर्विसेज ने ऐसा उग्र वातावरण क्रिएट कर दिया था कि रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिशर।
ब्रिटिशर्स आपको 1947 में स्वतंत्र नहीं करना चाह रहे थे, वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है 1948 में करना चाह रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें 1947 जो उन्होंने डेट तय की थी, जनरली ये लोग जो चीज तय करते हैं उसे इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। एक साल पहले उन्होंने जो है देश को ट्रांसफर ऑफ का पावर करके, और मैं तो कहूंगा कि दुष्ट नेहरू को जो है ना ये सब चीज सौंप के चले गए, जिसने षड्यंत्र पूर्वक उन्हीं को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, उन्हीं के सभी नियम कानूनों को जो है अडॉप्ट किया, उन्हीं के जो है प्रशासन व्यवस्था को किया है एज इट इज, राइट, उसमें कोई संशोधन नहीं किया। तो ये अंग्रेजों ने ये आपकी राष्ट्रभक्ति और देश सेवा के लिए नियम कानून थोड़ी बनाए थे, गुलामों पे शासन करने के लिए बनाए थे, आपको शोषण करने के लिए बनाए थे, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, आपको जो है ना हर समय जो है कैसे शोषित करें, कैसे आपको महसूस कराएं कि आप गुलाम हैं, इन सब चीजों के लिए बनाए थे। जी, और जो ब्यूरोक्रेसी की और जुडिशरी की व्यवस्था थी वो भी यही व्यवस्था थी। तो इन दुष्टों ने तो उसे एज इट इज अडॉप्ट किया, और फिर जो है छद्म रूप से जीतने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए उन्होंने ढेर सारे जो है ऐसे कानून बनाए जो कि इसेंशियली जो है हिंदुओं के विरुद्ध थे, राइट। और यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो हिंदुओं को थी। पिछले 1100 साल से लगातार हिंदू जो है विभिन्न आतताइयों की, आतंकवादी शक्तियों को झेलते रहे हैं, लोगों की हत्याएं की गई, बलात्कार किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदें कर दिया है। तो जो है इस प्रताड़ना को कौन झेल रहा था? हिंदू झेल रहे थे। मुसलमानों में तो ढेर सारी जो है ना स्टेट के वो नवाब थे, राइट। मुस्लिम भी जो है ना उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उनको तुष्टीकरण करते थे। तो कितनी दुष्टता है कि जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, यदि नालंदा की लाइब्रेरी जला दी गई तो उस समय नालंदा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हुआ करते थे, राइट। तो आपने यहाँ की तो जला दी है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने साथ ज्ञान लेके गए थे, हमें वहां जाके वो ज्ञान वहां से क्यों कैप्चर नहीं करना चाहिए? वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, लाइब्रेरी में या वहाँ किताब के फॉर्मेट में, क्योंकि जो लोग यहाँ पढ़ने आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा उस ज्ञान के साथ। तो हमने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया, उल्टा हमने अपने जो अच्छे ओजस्वी जो पीरियड था उसको छिपा दिया। जिन्होंने लोगों ने आपका जो है ना आताताई किया, आपका धर्म बदला, आपकी हत्याएं की, आपकी महिलाओं को बलात्कार किया, हमने दुष्टता पूर्वक उन्हीं के नाम पे गली कूचों के जो है ना नियम रख लिए, वो कर लिया, हमने उन्हीं रख ली। हमने जो है उन्हीं के नाम पर जो है रेलवे स्टेशन के नाम, गली कूचों के नाम, इसके नाम उसके नाम कर दिए, जिससे कि हमें उनको महिमा मंडित हमने कर दिया। ये दुष्टता एक के बाद एक होती गई है, और आज भी जो है यदि हमें मान लें कि उस समय वो उनके हमारे जो है चुने हुए प्रतिनिधि थे, चाहे उन्होंने हमें साड़ी बांटकर, दारू बांटकर, पैसे बांट के ही क्यों ना खरीदा हो, लेकिन वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे। उन्हें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के उन्होंने वो सब नियम कानून दुष्टतापूर्वक अडॉप्ट किए, बनाए, जो कुछ भी किया वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, राइट। चाहे वो हमारी ही भूल क्यों ना हो, हमारी नासमझी क्यों ना हो, राइट। आज जो है यदि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को वोट देके जिताया है, तो ये उन चीजों को उसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के 365 दिन चला के क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं? जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो है वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा काम किया, आज उनका मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, और रोड पे हो रहा है, और गवर्नमेंट की सह पे हो रहा है। तो जिस संविधान की व्यवस्था के तहत ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, उसी में जो है उनको जो है ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवैधानिक जिम्मेवारी दी गई है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और अच्छी कानून व्यवस्था एंट्री 1 और एंट्री 2 लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ संविधान में दी गई है। और उस संविधान में इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि हर महीने गवर्नर एक रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और वो रिपोर्ट इस बात की रहेगी कि ये व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है।
और यदि वो ये रिपोर्ट देता है कि देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो आर्टिकल 356 में हम सरकार को गिरा सकते हैं जी। तो वहां का जो गवर्नर है वो रोज मीडिया के सामने रोता है, राइट, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में 356 की अनुशंसा क्यों नहीं करता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि प्यादे मरे, हमारी सत्ता चले, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो इसका मतलब है फिर ये देवी शक्ति तो नहीं हो सकती। हो सकती है देवी शक्ति क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अब इसका सिर्फ एक ही मतलब मुझे समझ में आता है कि हमें फिर से वैदिक ज्ञान पर जाना पड़ेगा कि इन आसुरी शक्तियों को हम कैसे पराजित करें। तो जितना मैंने अध्ययन किया, मैंने उसमें ये पाया कि उस समय भी और इवन गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी और धर्म जो है तो हम जो है ना पैदा होंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों को नष्ट करने के लिए। और यदि हम वैदिक ज्ञान में देखें तो उस समय भी यही बात थी कि हम जो है तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे, उनसे शस्त्र और बलिदान से सुसज्जित होके फिर हम आसुरी शक्तियों को परास्त करते थे जी। उसी मॉडल पे जो है हमने एक एनर्जी सेंटर का कॉन्सेप्ट बनाया है कि अपने आप को एनर्जी सेंटर जो है ना घोषित करो और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को वो ऊर्जा देकर उन्हें भी एनर्जी सेंटर बनाओ। और ये मैग्नेट की थ्योरी के आधार पर बनाया है, राइट। जैसे एक मैग्नेट होता है, उसके पास में जैसे ही कोई लोहे का पदार्थ आता है, छड़ आती है, तो उसके पार्टिकल अपनी जगह पे ही रीओरिएंट होके वो चुंबकीय बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनमें ये क्षमता होती है कि उसके बगल में जो दूसरे लोहे के आते हैं उनको भी वो कन्वर्ट कर देते हैं। और ये काम इतने फास्ट ढंग से होता है कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, राइट जी। और जो है तो यदि हम अपने आप को ऊर्जाकृत कर लेते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा खुद को है, राइट। आज आप देखो चारों तरफ की मक्कारी बदमाशी देख के कहीं न कहीं हताशा, निराशा है, बेबसी है। हमारे जो बच्चे विदेश चले गए हैं वो भी ये कहते हैं कि देखो सब जगह इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस देश की ये दुष्ट राजनेता इस देश में कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? जी जी। तो इससे कहीं ना कहीं एक हताशा, एक बेबसी के साथ हम सब जी रहे हैं। जो यहाँ से दूर भी हैं वो भी इस व्यवस्था के साथ जी रहे हैं, राइट। हम और आप जैसे लोग जो थोड़ा सा बेटर ऑफ हैं कि उनको भी ये लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, राइट। और कुछ नहीं तो हताशा और बेबसी तो है। और उस हताशा और बेबसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक नेगेटिव में एक वो तो आ जाती है। और जो इतने सारे अनुभव हैं तो वो हताशा को और बढ़ाते हैं कि लगता है कि वो दूध को पीने वाला जो है ना छाछ को दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है, वैसी स्थिति हम लोग की बनी हुई है जी। तो यदि हम अपने आप को संकल्पित करके ऊर्जा केंद्र घोषित करते हैं और इफ वी कुड सी दैट लार्जर पिक्चर, हम सबको ऊर्जाकृत करके यही तपस्या है। इस तपस्या के माध्यम से हम लोगों को आसानी से जो है 100 करोड़ या उससे अधिक लोगों को ऊर्जाकृत कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। इसका एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक छोटा सा, हालांकि इट इज टू सिंपलिस्टिक, इट कुड बी फास्टर देन दैट। 9 दिन में 100 करोड़ लोग हो सकते हैं। जैसे आपने एक दिन पहले दिन 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, दूसरे दिन 10 से 100 हो गए, तीसरे दिन 100 से 1000 हो गए, चौथे दिन 1000 से 10,000 हो गए, पांचवें दिन 10,000 से 1 लाख हो गए, ठीक है ना। छठवें दिन 1 लाख से 10 लाख हो गए, सातवें दिन जो है 10 लाख से 1 करोड़ हो गए, आठवें दिन 1 करोड़ से 10 करोड़ हुए और 9वें दिन 10 करोड़ से 100 करोड़ हो गए। बशर्ते हम संकल्पित होके मात्र अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमें वर्षों में जानते हैं, उनको हमें ऊर्जाकृत करना है। अब इसमें एक अनुभव ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है उनकी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कारण या शुद्ध स्वार्थ के कारण दे विल रिफ्यूज टू बी एनर्जी सेंटर, राइट। क्योंकि पत्थर नुमा हो गए हैं, वो जो है ना खुद दुष्ट आत्माएं हो गए हैं। तो वो अपने स्वार्थ के लिए चीजों को दोहन कर रहे हैं और उस दोहन का चूंकि उनको फायदा मिल रहा है तो वो पत्थर बन के ऊर्जाकृत नहीं होना
राइट। तो इसके लिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ दीजिए जो भी जी है, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत हो जाएंगे, जब 100 करोड़ ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो ये लोग भी जो है ना चारों तरफ से ऊर्जा की चमक में इनके अंदर का पत्थर भी जो है वो गायब हो जाएगा और ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, क्योंकि इसमें इनमें पोटेंशियल तो है। अपनी दुष्टता के कारण वो जो है ना ऊर्जा केंद्र नहीं बन रहे थे, तो ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और फिर जो है हमने इसकी जो स्ट्रेटेजी डेवलप की है कि भगवान राम ने भी 3 चीजों को किया है, राइट। जब जो है वो श्रीलंका जा रहे थे और उनको समुद्र को पार करना था, तो भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की, राइट। और वो नहीं वो किया, तो फाइनली उन्होंने अपना तीर निकाला और कहा मैं तुमको सुखा देता हूँ। तब समुद्र पैदा हुआ और समुद्र ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए प्लीज, आपके पास नील है, इनके हाथ के पत्थर तैरते हैं, वैसा श्राप है, तो उनके माध्यम से आप अपना राम सेतु बना लीजिए। और इस प्रकार राम सेतु बन गया और भगवान राम वहां पहुंच गए, रावण को मार सके। इसमें इसको बहुत सुंदर ढंग से चौपाई में कहा गया है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए न भीत। यस राइट। तो इसमें देखा जाए तो 3 चीजें हैं, चाहे कितना भी असुर क्यों ना हो, हमें उसको एक मौका देना चाहिए अनुनय विनय और प्रार्थना करने का, खूब जानते हुए कि ये दुष्ट है साला नहीं मानेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा जो है उसको सीधे नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें जो है अपना तीर निकाल के संधारण करके उसे विवश होने का एक मौका दिया, राइट, भयभीत होने का मौका दिया। और यदि वो मान गया तो उसको छोड़ भी दिया, राइट। तो दूसरी वो जो उसमें गुण है वो है कि हम जो है इनको विवश करें, राइट। इस बात की संभावना है कि जो बड़ी आसुरी शक्ति होंगी वो अपने अहम में विवश भी नहीं होंगे, तब आप उनको पराजित करो, और वो भी इन 100 करोड़ या 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के साथ, और उन्हीं के माध्यम से उन महा ऊर्जा केंद्रों को आइडेंटिफाई करिए, महायोगियों को आइडेंटिफाई करिए और उनको ऊर्जाकृत करके उनके ऊर्जा से और जल्दी इसमें सफलता पाते हुए यदि हम 100 करोड़ या 137 करोड़ जितना भी है वहां तक यदि हम पहुंचते हैं, तो हमें अपने 545 उम्मीदवारों को 2024 में इन महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताने में बिना चुनाव प्रचार के कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट। और इनमें से अधिकांश दुष्ट शक्तियों की जमानतें जब्त होंगी, राइट। और फिर जो है जो 12 जो है हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटीज रखी है, उसे जो है आने वाले 5 साल में पूरा किया जाए। और चूंकि हमारा मानना है कि यदि पार्टी रहेंगी तो स्वार्थ रहेगा, इसलिए पार्टी विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। लिहाजा क्राइम फ्री भारत यदि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होती भी है व्यवस्था में, क्योंकि आपको करना वही पड़ेगा और पार्लियामेंट के मंदिर में करना पड़ेगा। आप जो है ना अन्ना हजारे जी जैसा जो है बाहर से यदि आंदोलन करेंगे तो वो ऐसा लोकपाल एक्ट मिलेगा और ऐसे लोकपाल आएंगे कि 2019 में वो आ भी गए, लोगों को नाम भी नहीं मालूम है और उन्होंने ढेले भर का काम नहीं किया, 2 साल में उनका टेन्योर भी कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि ये विवश होके कुछ करते भी हैं तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इट शुड बी परफेक्ट, राइट। यदि वो परफेक्ट नहीं है तो वो दिखाने वाले कार्रवाई से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। तब तो आपको विवश होके इन्हें पराजित ही करना पड़ेगा और वो सब नियम कानून और व्यवस्थाएं आपको पार्लियामेंट के माध्यम से ही लाना होंगे, राइट। और इसके बाद 5 साल के बाद क्राइम फ्री भारत पार्टी को विलोपित भी होना चाहिए। हमने एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है, खर्च विहीन चुनाव, और हमने उसको जो है अभी हम उसकी सेकंड सीरीज पे जा रहे हैं जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि केवल एमएलए और एमपी का ही चुनाव नहीं होगा, बल्कि हम सेकंड लेवल ऑफ चुनाव भी करेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड, राइट, बाय द सेकंड इलेक्शन, सेकंड कॉलेजिएट। तो जो इलेक्ट होके आएंगे सेम जो है ऐप बेस्ड इलेक्शन के माध्यम से
हम जो है कर्मयोगी, बिना कर्मयोगी तो जीत ही नहीं सकता है, राइट। हम कर्मयोगियों को जो है ना प्रधानमंत्री और मंत्री बना पाएंगे, और वो ना तो प्रधानमंत्री की मेहरबानी पर जो है ना मंत्री होंगे, वो अपने विषय के प्रकांड पंडित होंगे। और चूंकि उनमें एक रूपता ना रहे, सब दाएं बाएं ना जो है ना बिखर जाए, और ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री की कोई सुन ही नहीं रहा है, तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट यदि बनाती है तो जो है तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होता है दैट इज हैविंग द अपर हैंड, और स्टेट गवर्नमेंट का जो नियम है टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट विल बी नल एंड वाइड। तो यही प्रक्रिया अपन प्रधानमंत्री के उसमें भी करते हैं। यदि प्रधानमंत्री कोई व्यू लेते हैं तो उन्हें अपने मंत्री को बहुत सर्वत नहीं होना चाहिए, राइट। हिज डिसीजन विल बिकम जो है ना हैविंग द ओवर राइडिंग इन्फ्लुएंस, राइट, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को एज ए प्रधानमंत्री कुछ देख के तो चुना है ना, राइट। तो इससे जो है हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में सेपरेशन कर पाएंगे। हम पूरी व्यवस्था को इतना अच्छा कर देंगे। अब इसमें कोई कह सकता है कि साहब कहीं किसी दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था है, तो भारत तो हमेशा वैदिक ज्ञान में आगे रहा है, वो किसी दूसरे को फॉलो करने की बात क्यों करें। लेस जो है हम अपने सिस्टम को ईजाद करें, और यदि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसे रिफाइन करें। मतलब लेट्स रिफाइन अवर ओन सिस्टम रादर देन लुकिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जब इन लोगों को अंडरवियर पहनना नहीं आता था, उस समय भारत में वेद उपलब्ध थे, हमारा इतना ज्ञान था। जब जो है ना ये कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, हमारे लोग जो है ना केवल गोल है ये जानते थे, कितनी दूरी है और कब जो है चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, विथ प्रिसीजन वो प्रेडिक्ट करते थे। देखिए आपके हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि इतनी इतनी दूरी पर भानु है, जिसे उन्होंने मीठा फल खाके जो है ना हनुमान जी ने खा लिया, दैट डिस्टेंस इज एग्जैक्टली द सेम एज पर द नासा, जो कि उस हनुमान चालीसा में लिखी जी। तो आप ये देखिए कि व्हाट कुड हैव बीन द वंडरफुल जो है नॉलेज, जिससे इतनी चीजें जो है ना प्रेडिक्ट होती थी। उस समय तो मुझे लगता है कि इवन एटॉमिक जो है एरोप्लेन थे, जो पुष्पक विमान था, इट वाज नॉट द एरोडायनेमिक एयरक्राफ्ट, इट वाज एटॉमिक एयरक्राफ्ट, जो बिना एरोडायनेमिक शेप के इट कैन फ्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप वहां हैं, आई नो योर डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर भी मैं चाहूंगा कि 2-4 से अच्छे लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनको ऊर्जाकृत करके एनर्जी का संचार जो है ना चालू करा दीजिए। और आप ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि व्हाटएवर लिटिल जो है एक आध वीक में आप जो थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब नो डाउट वो तो हमें अपने अगर फ्यूचर का ध्यान रखना है। आज एक होता है आप वर्तमान में जी रहे हैं, केवल आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अगर आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के बारे में सोचना है कि आप उनके लिए कैसा छोड़ के जा रहे हो इस देश को, इस समाज को, तो कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा विथ ऑल द डिफिकल्टीज। और दूसरी बात है कि आप देख पा रहे हैं कि आपका भविष्य खराब है। मतलब दुष्टता जो है ना सवार है। आप बताइए, यूपी गवर्नमेंट, यूपी की जो शासन है उसमें 51% क्रिमिनल्स होंगे, तो क्या कैसे कानून बनेंगे? मतलब ये तो दुष्टता है। मतलब मुझे तो लगता है कि यह उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ जो है ना विश्वासघात है, द्रोह है। क्योंकि लोगों ने उस व्यक्ति को नहीं जिताया है, लोगों ने भाजपा को और योगी और मोदी को जिताया है। तो भाजपा ने और योगी ने और मोदी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है। उस जनता ने जो कि ये चाह रही थी कि अपराध मुक्त जो है ना उत्तर प्रदेश हो, वहां आपने अपराधियों को ही कानून का निर्माता बना दिया। नहीं तो अच्छा, दूसरी बात है, इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जो है ना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपसे ये नहीं कह रही है कि आप चक्का जाम करो, आपसे जो है ना वो रेल रोको नहीं करा रही है, आपसे कोई जुलूस नहीं निकलवा रही है, आपसे कोई धरना नहीं करा रही है।
आपको दिल्ली जाने के लिए नहीं कह रही है, आपको जंतर मंतर जाने के लिए नहीं कह रही है। लिहाजा आपको पर्सनल प्रॉब्लम क्या है इसमें? जीरो। आप असुरों से सीधे नहीं लड़ रहे हैं, और असुरों से इनडायरेक्ट लड़ने का आपका तरीका क्या है? शंख बजाना। तो शंख तो है नहीं लोगों के पास, तो थाली बजाएंगे। तो थाली रूपी शंख बजाइए, दीपक रूपी जो है ना प्रकाश करिए, और क्राइम फ्री भारत के जो समय समय के वीडियोज आ रहे हैं, और उस समय तो जब हमारी संख्या 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी तो टाइम ओरिएंटेड स्पेसिफिक जो है ना वीडियोज बनाए जाएंगे, शॉर्ट वीडियोज, जिसमें अपेक्षा की जाएगी माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस टाइम फ्रेम में ये काम करिए, और यदि आप नहीं करेंगे तो उस टाइम फ्रेम के बाद आपका एक भर्त्सना वाला भी कार्यक्रम होगा, जिसमें थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और आपकी भर्त्सना करने वाला वीडियो चलाएंगे। और यदि आपके लोग हमारे प्रभाव क्षेत्र में, जब आप 100 करोड़ या 137 करोड़ होंगे तो चारों तरफ आप ही आप हैं, तो आपका यदि कोई राजनेता वहां पहुंचेगा तो हम जो है ना चिल्लाएंगे थाली बजा के, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज विवश हो जाओ, काले अंग्रेज जो है ना सुधर जाओ। तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो मायूसी, वो जो करंट को महसूस करेगा तो हिल जाएगा। 90% संभावना है कि वो विवश हो जाएगा, 90% संभावना है, राइट। अब 10% नहीं होता है तो 2024 में उसको उसकी जमानतें जब्त करा देंगे। जी जी जी। और इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा अपने को है कि हम अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर पा रहे हैं, हमें एक विश्वास का संचार हो रहा है, तो उसके कारण हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम काम ज्यादा शिद्दत के साथ कर पाएंगे, और उसमें हम ज्यादा जो है धन भी कमा पाएंगे। तो यदि हम उसको एकदम सेल्फ सेंटर्ड वाली बात भी करें तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, राइट। आपके ही काम में जो है ना बढ़ोतरी हो जाएगी, और उससे आप ज्यादा धन भी कमा पाएंगे। तो यदि पूर्ण स्वार्थी ढंग से भी देखा जाए तो भी इसमें दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है कि नहीं है? जी बिल्कुल। कोई नुकसान है नहीं है? कोई नुकसान नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और अगर राइट सेट ऑफ पीपल जो बोल रहे हैं ना, आप शुरू के ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी एनर्जी सेंटर्ड कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है एक चीज ध्यान रखना है, ये शिव की सेना है, तो आप अच्छे बुरे के उसमें मत पड़िए, क्योंकि आपको तो सभी को ऊर्जाकृत करना है, राइट। जो पत्थर अपने आप को केवल वो कोर सेंटर्ड वाली बात कर रहे थे। नहीं, उसको कोर सेंटर में तो मैं खड़ा हूं ना। फिर इसके बाद तो हम महा ऊर्जा केंद्र को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उससे थोड़ा सा और एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वो इन्हीं ऊर्जा केंद्रों से मालूम करेंगे। हमें क्या मालूम कि आपका जो है ना बेंगलोर में कौन अच्छा है, हमें क्या मालूम चेन्नई में कौन अच्छा है, राइट। तो जो ये लोग जुड़ेंगे, ऊर्जाकृत होंगे, वो कहेंगे कि साहब ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि मैं कहूंगा तो सुनेंगे नहीं, तो आप इनसे सीधे संपर्क करिए। तो ऐसे महा ऊर्जा केंद्रों को महाकर्म योगियों से मैथिली शरण गुप्त बात करेंगे, उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, और उनको कहेंगे कि आप महा ऊर्जा केंद्र के रूप में इसको दायित्व को स्वीकार करिए। यदि वो सच में सदात्मा होगी तो वो निश्चित रूप से जो है ना वो देख पाएगी कि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट में दम है, और वो जुड़ेगी। और वो दुरात्मा होगी तो अच्छी बात है, उसे फिर हम महा ऊर्जा केंद्र क्यों बनाए दुरात्मा? क्या सोचते हो आप? जी नहीं, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जिसको अपन कहते हैं बड़ा है, एक्चुअली में वो बड़ा है ही नहीं, वो बड़े पदों पर बैठा हुआ छोटे चरित्र का व्यक्ति है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यदि वो सरकारी पदों पे भी है तो सेवा के दौरान वो अपने बारे में सोचता रहा है, मलाईदार पदों में जाने के लिए, और सेवा के बाद भी वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में ही सोचता रहता है। डू यू एग्री विथ मी? जी बिल्कुल, नो डाउट ऑन दैट। तो उनको फिर बड़ा क्यों माने हम? यदि वो नेता बन के क्षुद्र चरित्र के द्वारा आपको मूर्ख बना के, आपसे झूठ बोल के, आपका वोट कबाड़ करके, तो वो बड़ा कैसे हो गया? यदि वो आपराधिक चरित्र का नहीं है तो भी कम से कम वो क्षुद्र व्यक्ति तो है ही, दुष्ट व्यक्ति तो है ही, जो आपको मूर्ख बना के एनकन प्रकार आपका वोट कबाड़ रहा है। और ये लोग इतने प्रभावशाली तो हो ही गए हैं ना कि अब जो है ना व्यवस्था इनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान ही नहीं लेगी। नहीं, और उनमें से कुछ लोग जो है ना अपने विरुद्ध जो अपराध हैं उनको विड्रॉ भी कर लेते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं, ऐसे आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई वो कहते हैं ना समर्थ को ना
दोष घुसाई तो आपने तो इन्हें समर्थ भी बना दिया ना। अब तो 51% अपराधी है जी। अब तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे। आप तो रिसीविंग एंड पे है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये माननीय योगी और मोदी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है, अपने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है कि 51% अपराधी जो है देश की जनता के ऊपर थोप दिए गए हैं। यह अत्यंत ही लज्जा का और शर्म का विषय है। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ये परसेंटेज नहीं पता था। अरे परसेंटेज आपके 2017 में 143 अपराधी थे। अभी जो 2022 की जो विधानसभा गठित हुई है उसमें 205 है, तो 403 में 205 में पहुंच गए हैं। इट इज 50.85% मतलब इसको राउंड करेंगे तो 51% कहलाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन वेरी एग्जैक्ट टर्म। तो मनीष, फुल्ली नोइंग योर एडवर्स सिनेरियो, मैं चाहूंगा कि 0.001% एनर्जी लगे। बिल्कुल लगेगी। जब कभी जो है ना थोड़ा सा त्रासदी में हो, जब निराशा ज्यादा घर कर रही हो, उस समय इस चीज को करोगे तो अंदर की निराशा भी कम हो जाएगी और हम लोग जो है जरूर सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे तो ये लगता है कि कोई कॉस्मिक शक्ति ये सब करा रही है, तो कॉस्मिक शक्ति बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, एक अचल जी है, सी इज इन बेंगलोर ओनली, राइट। मैं उनको नहीं जानता था, उन्होंने फोन किया और वो नाउ सी इज वन ऑफ द ऊर्जा केंद्र, राइट। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर अब 2024 में जब यदि असुर नहीं मानते हैं और आपको जो है ना मजबूरन अपनी सरकार बनाना ही पड़ेगी, तब तक जो लोगों के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है उसमें कुछ रिलीफ अपन नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा कैसे रिलीफ देना चाहते हैं? बोले साहब अपने ऊर्जा केंद्र इकट्ठे हो जाए और जब वो पहुंचेंगे तो कम से कम गलत काम करने की तो प्रशासन की और दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं होगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा उपाय आपका वो है। मैंने कहा हमने ऑलरेडी एज ए डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस डिजास्टर का जो टेक्नोलॉजी मॉडल बनाया था, उसमें हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जिनकी संख्या में 5 लाख तक ले गया था उस समय, तो वो 5 लाख वॉलंटियर्स जो है, जो कि यदि 2-3 महीने और वो हम वहां बने रहते तो वो 50 लाख हो जाते और करोड़ में पहुंच जाते, ठीक है ना। उनको सभी को जियो टैग करके हमें ये डिसाइड करना होता था कि हमें कितनी संख्या चाहिए। तो जैसे ही हम वो संख्या भरते थे, बैकएंड इंजन जो है ना उनकी लोकेशन से उन नियरेस्ट जो है ना उतनी संख्या के लोगों को आइडेंटिफाई करता था, उनको मैसेज जाता था कि ये त्रासदी हुई है और उनको ट्रेन किया गया था, तो वो वहां पहुंच के अपना काम करें, ठीक है ना। नाउ यही काम जो है हम ऊर्जा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यदि एज्यूम करिए कि कोई बहुत बड़ा बदमाशी कर रहा है और लग रहा है कि सरकार डरने के लिए मूड में नहीं है, तो मालूम पड़ा कि 1 लाख का फिगर दे दिया, राइट। अब 1 लाख वॉलंटियर पहुंच जाएंगे, सभी के पास जो है ना ऐप भी होगा जो कि हर चीज को रिकॉर्ड करेगा और वो रिकॉर्डिंग जो है डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प होके इनक्रिप्ट होके वर्चुअल जो है ना क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगी, जिसे कि कोई भी रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। और ऐसी हजारों और लाखों जो है ना वो क्लिप्स होंगी। तो इस इतने बड़े साक्ष्य को कोई भी झेल पाएगा? इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी गलत करने की। तो मुझे लगता है कि हमें 2024 के पहले ही लोगों को रिलीफ देने का एक छोटे से सुझाव ने इतना बड़ा मॉडल दे दिया है। अब केवल इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को ऊर्जाकृत करते हैं। और देखो यार, बनियों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो बनियों को लोग जूते भी लगा रहे हैं, उनको डराते भी हैं, उनसे पैसा भी वसूल करते हैं, उनसे चंदा भी वसूल करते हैं और उनको ह्यूमिलिएट भी करते हैं। नहीं करते? नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई पूरी क्लास है तो इसमें बनिए सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो बनियों को तो पूरे हृदय से इसमें लग जाना चाहिए। कम से कम उनकी रक्षा तो होगी। अब यादव ये लोग तो साला उल्टा अत्याचार करते हैं और वो अपना पैसा बनाते हैं, इसलिए जो है ना वो अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े हैं, जिससे उनकी दुकानें चले, जिससे कि जो है ना वो अवैध उत्खनन करें, अवैध कब्जा करें, अवैध मकवारी करें, अवैध बदमाशी करें, उनके धंधे चले। इसलिए वो जो है ना आसुरी शक्तियां अखिलेश यादव की मदद करती है, राइट। तो कम से कम जब इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है, तब जो है मुझे लगता है कि बनियों को विशेष तौर पे बहुत तेजी से आगे आना चाहिए, पूरी ताकत लगा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। क्या सोचते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये सबसे छोटी यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उस तरीके से पीड़ित रहे हैं सालों से। और उनका जुड़ाव मासेस से है, क्योंकि वो जो बिजनेस करते हैं वो उससे हजारों लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। एंड लोग बाग जो है उनकी कसमें खा सकते हैं कि ये व्यक्ति शरीफ है, ये कोई गड़बड़ी नहीं करता है, तो उसकी बात को वजन भी देंगे। मतलब उसके प्रभाव क्षेत्र में वो संख्या खुद की कम हो सकती है, लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या कम नहीं है जी। और फिर एक बार आप संकल्पित हो गए तो फिर आप दूसरे को संकल्पित कर रहे हैं, फिर तीसरे को संकल्पित कर रहे हैं। तो मैं मनीष चाहूंगा कि knowing fully well your little difficult situation, अभी मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो रही है, तो डेफिनेटली मेरा टाइम मैं थोड़ा सा निकाल सकता हूँ इस चीज के लिए। और निकालना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक्चुअली आफ्टर 2004 इट विल बी टू लेट, क्योंकि जो है ये मेरा ये पूरा 100% आकलन है कि जो 2024 का पार्लियामेंट गठित होगा, यदि हम असफल होते हैं तो उसमें जो है ना 50-60% अपराधी होंगे। तब तो वो आपको इतना तोड़ के रख देंगे कि आपको ये सब सोचने की भी हिम्मत खत्म हो जाएगी। आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। और देखो यार, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, और आपने ये भी देखो, आप अच्छी तरीके से मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त कभी किसी के सामने नहीं झुके हैं और किसी भी मुख्यमंत्री की आंख से आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है। ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारा पूरा कैरियर देखा है, हर जगह हम रहे हैं, और नक्सल से लेके कश्मीर से लेके हर तरीके की समस्याओं को फ्रंट पे बाय हॉर्न पकड़ के सॉल्व किया है, और टेक्नोलॉजी को भी खुद डिजाइन किया है। जी जी जी। आप याद करो, हम तो आपके बीच में जाके आपके लोगों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किए थे। मतलब इतनी पावरफुल सोच। और उस समय तो नौकरी की बात थी, जब नौकरी में, तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद ये सब सोच रहे हो। मनीष, यू विल बी सरप्राइज, हमने 2016 में एज ए सिटिंग डीजी प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा था, जिसमें हमने 18 बिंदु लिखे थे कि कैसे डिमोनेटाइजेशन वुड बी ए ग्रांड सक्सेस। जिसमें हमने उनसे कहा था कि एक्सचेंज बिजनेस को आप बंद करो। और वैसे बहुत सारे थे, तो 18 पॉइंट थे, लेकिन एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण था जो मैं सोचता हूं कि उस अकेले को करने से इनका काम बन गया होता। हमने उसमें ये कहा था कि आप ये एक्सचेंज बिजनेस बंद करिए। आप जो है जनधन योजना में सभी के अकाउंट खुल गए हैं, यदि कुछ जो है लोग रह गए हैं तो उनके अकाउंट खोल दिए जाए, राइट। और आपका आज जितना पैसा है आप जमा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। सभी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो ना यूज दर पे छपवा के दे दीजिए, सो दे कैन जो है ना मेक यूज ऑफ द मनी अवेलेबल एज दे लाइक, राइट। और आपका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, राइट। पैसा वो निकाल नहीं सकता है, पैसे तो 4000 जितना भी आपने किया उतना ही निकल पाएगा उससे। तो आप जो है लोग बाग जो है मजदूरी पे लोगों को खड़ा करके पैसा जमा नहीं करा पाएंगे, उन्हें अपने अकाउंट में ही जमा करना पड़ेगा। और कोई दूसरे अकाउंट वाला खड़ा करता है तो वो 2 मिनट में पकड़ जाएगा कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया, राइट जी। तो वो आप ये देखिए, बिना प्रयास के आपका काला धन भी पकड़ा जाता, जो मक्कारी वाले सेंटर हैं वो भी पकड़े जाते, और इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से डिजिटल और बहुत आसान हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है इतनी सीधी थी नहीं। ये राजनीतिक डिसीजन था, और इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा था। जो 5 बातें बताई गई कि ये करने के लिए काम किया गया है, यह करने के लिए काम नहीं किया। अच्छा, ये मेरा ऐसा अब जो है इतने सालों के पोस्ट फैक्टरी में एनालिसिस करता हूं, तो मैं यही पाता हूं। फिर भी मुझे लगता है कि उपलब्ध व्यक्तियों में अभी भी मिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं। और मैं तो हमेशा कहता रहता हूं कि भाई हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो देखो, और जब आप कहोगे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि यदि आप सत्ता में हैं, आपका पदी दायित्व है कि आप वो सब नियम कानून बनाएं। यदि आप करेंगे तो हमें 2024 का वेट नहीं करना पड़ेगा। जी जी, राइट। और फिर आपके पीछे भी कोई नहीं है तो आप ये दुष्टता में क्यों भागीदार बन रहे हो? जो
जो ऋषि वाल्मीकि के साथ हुआ था जब वो डकैत थे, तो कुछ साधु ऋषियों को जो है ना वो लूट रहे थे, कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारे इस पाप में तुम पाप कर रहे हो इसमें तुम्हारा और तुमको अकेला झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पाप में तो हमारे पूरे परिवार के लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि इससे जो मैं पैसा ले जाता हूँ वो हमारे परिवार के लिए तो यूज होता है वो। तो उन्होंने कहा कि जाके पूछा उनसे कि वो तुम्हारे पाप में सम्मिलित है कि नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे अच्छा मूर्ख समझ के रखा है कि मैं यहाँ जाऊँ तो भाग जाओ। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, आप मुझे पेड़ से बांध दो, ठीक है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। तो जब वो गए तो ना उनकी पत्नी ने माना ना उनके बच्चों ने माना, कि उन्होंने कहा भैया आप हमारे पति हैं, ये आपका जो है ना कर्तव्य है कि आप जो है ना हमारा लालन पोषण करें, तो तुम पाप करके ला रहे हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारे पाप के हम कोई भागीदार नहीं, ठीक है ना। तो फिर जब ज्ञान चक्षु खुले तो वो वाल्मीकि जी महर्षि बन गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये पाप क्यों कर रहे हैं, इस पाप में आपका कोई भागीदार नहीं है, राइट। और आपके ना पीछे तो आगे कुछ कोई है ही नहीं, तो आपको शुद्ध जो है ना आत्मा से लग के मैं उनको जो है ना प्रार्थना करता हूँ कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सुने। और हम एक से एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं और हम उसकी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर रहे हैं। अभी हम लॉ कॉलेजेस से करके हम उसके ड्राफ्ट कानून भी खुद बनाएंगे, क्योंकि यदि हम इन्हें बनाने के लिए छोड़ देंगे तो उसमें इतने बड़े छेद छोड़ देंगे ये कि वो कानून का होना ना होना सब बेकार होगा। डू यू एग्री विथ मी? यस। तो हम चाहे ना चाहे हमें इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा देखो यार मनीष, अपन इतनी अच्छी पेंशन सब कुछ पा रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? राइट। आप भी मुझे बताइए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें तो देखिए कोई डाउट नहीं है कि आप अगर रिटायर्ड लाइफ जीना चाह सकते हैं तो आप बहुत ही लेविश लाइफ जिएंगे। मतलब किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, किसी के पास रीच आउट करने की या कुछ करने के, उल्टा आपके पास आएंगे लोग बाग कि भाई हमें इस पर सजेशन दीजिए, हमें उस पर सजेशन दीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप एक जिम्मेवारी को समझते हैं, आप देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम्स है इस देश में, इस समाज में, और हम सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास वो नॉलेज है, वो सोचने की क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि हम कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है बहुत से लोगों के अंदर करना तो चाहते हैं लेकिन वो उस तरीके की इंटेलेक्चुअली नहीं होती, इंटेलेक्ट पावर नहीं होती उनके पास कि वो कुछ उसको प्लान करके डिजाइन करके और बाकी लोगों को मोटिवेट करके आप जो है 4 लोगों को एक साथ लेके आके कुछ कर सकें। तो ये वो जो आप बोल रहे थे ना, एक कोई देवी शक्ति है जो आपको बोल रही है कि आपके पास ये चीज है जो कि आप उसको यूज करके और एक चेंज लेके आ सकते हैं। तो नहीं, वो बेसिकली मुझे जो है वो और कुछ करने ही नहीं दे रही है। मतलब मैं बिल्कुल बेबस जैसा सा हो गया। मतलब मेरा सपने में भी मुझे वही चलता है। तो जब भी कोई चैलेंज मुझे बताता है 2 या 3 दिन में उसका जो है ना फाइनल सॉल्यूशन विद वेरी फाइनर ग्रेन्स वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से डाउनलोड हो जाता है। जब बड़ा कोई काम होना होता है, मेरा मानना ये है, तो नेचर अपने आप उस तरीके से वो सपोर्ट सिस्टम खड़ा करती है। मुझे भी यही लगता है कि द कॉस्मोस डिजायर इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। जो यदि मैंने जो है ना कॉस्मोस का जो है कमांड नहीं मानेगा तो कॉस्मोस किसी दूसरे को ले लेगी। उसके पास कौन से ऑप्शन की कमी है जी। यदि आप पत्थर से धोएंगे तो वो बिना पत्थर वाले लोगों को चुंबीकृत कर देगी। नहीं, आप पत्थर बने रहो, खुश रहो पत्थर होके, क्या दिक्कत है? जी। नहीं वो जो आप कर रहे हैं वो केवल आपकी अपनी इच्छा ही नहीं है, नेचर शायद आपसे वो करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से आप इतने कटिबद्ध होके और इस पर लगे हुए हैं और डेफिनेटली लोग बाग आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि कैजुअल जुड़ने की बजाय और मास मीडिया में भेजने की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय, वी शुड हैव ए बेटर वे ऑफ डूइंग इट। तो जो हमने एनर्जी सेंटर का जो ऊर्जा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट चुना है, इट इज ए मोर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट। जी, उसमें क्या है कि नॉइज कम रहेगी, नॉइज जीरो है।
हाँ, सोशल मीडिया पे नॉइज ज्यादा रहती है, सब्सटेंस कम रहता है। हाँ, जैसे मान लो सब्सटेंस ज्यादा रहेगा, जीरो नॉइज रहेगी। जीरो नॉइज रहेगा, नॉइज किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। आप जो है जैसे मान लो आप पहला अपन ने कहा कि एनआरआई को आप देखेंगे, राइट, तो एक एनआरआई को आपने बात कर ली, इसी बहाने ऐसे बहुत सारे लोग जो एनआरआई हैं और आप अपनी व्यस्तताओं के कारण ध्यान में भी नहीं आता है, आप बात नहीं कर पाते, उसे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और आपने एक जो है ना ऊर्जा वहां डिक्लेयर कर दी, तो वहां वो आसपास जितने भी एनआरआई हैं उनको ऊर्जाकृत करके आपको नहीं मालूम है कितने बड़े सपोर्ट सिस्टम को वो क्रिएट कर देगा आपका एक कॉल, राइट। फिर आपने डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियंस को लिया, तो आप जैसे बेंगलोर में हैं और आपने मुरई को किसी को किया या दिल्ली को किसी को किया या इन्फोसिस में किसी को किया, मतलब जो भी व्हाटएवर इज योर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, वो कितने लोगों को प्रभावित करेगा आगे चल के। और तीसरी बात, जो आप फेस टू फेस जो भी 10-5 मिनट का समय मिल पा रहा है, जो आपके इमीडिएट जहां आपका फिजिकल मूवमेंट है, उस लोगों को जब आप ऊर्जाकृत करेंगे तो किसी से आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, उसको कोई रिस्क भी नहीं दे रहे हैं, तो किसी उसका बुरा भी नहीं होना है, और वो जो है अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस करके कम से कम उसे और कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसकी अपना विश्वास बन रहा है, उसकी अपनी हताशा, बेबसी और नकारात्मकता खत्म हो रही है, और वो कम से कम ये महसूस कर पाएगा कि 2024 दूर नहीं है, राइट। और अभी जो नया मॉडल है उसमें तो आपने इमीडिएटली जैसे ही आपकी संख्या थोड़ी सी पल्पेबली हाई हो जाती है, तब भी आपका रिलीफ जो है ना फॉलो करेगा। तो एज यू वेरी राइटली सेड कि इसमें जीरो नॉइस होगा, मतलब पीपल, ये तो अंडर करंट जैसा काम चलेगा, मतलब इट विल बी एब्सोल्यूट अंडर करंट, ना कोई जुलूस निकलेगा, ना कोई आम सभाएं होंगी, ना कोई कॉन्फ्रेंस हॉल बुक होगा, ना कोई झंडे लेकर प्रदर्शन करने निकलेगा, कुछ नहीं होना है। जब जो है इस हालत में पहुंचेंगे, जब आप शंखनाद करेंगे थाली बजाकर, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो इतना बड़ी चीज हो गई है, राइट। जब तक आप शंखनाद की स्थिति तक उसको नहीं जो है ना वो प्रेसिपिटेट करते हैं, तब तक ये अंडर करंट और सुप्त रूप से चलेगा, लोगों को खबर नहीं होगी, बस ये ऑडियो वीडियो चलते रहेंगे, जो रिकॉर्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक सिस्टम ये रखा है कि जैसे मान लो मैंने आज आपको ऊर्जाकृत किया है, तो आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। मतलब आई डेलिबरेटली जो है ना ब्रीफ्ड यू एज ए पार्ट ऑफ माई ऊर्जाकृत स्ट्रेटेजी, राइट। मतलब आई एम डूइंग ए वेल डिफाइंड, वेल फोकस्ड वर्क विथ यू, राइट। यस। तो आप ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं क्या? जी कर रहे हैं। तो आप जैसे ऊर्जाकृत हो गए, आप संकल्पित हो गए, राइट। तो आपने कहा कि भाई मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं तो 15 मिनट का समय दूंगा, राइट। तो वो 15 मिनट के लिए आप संकल्पित हो गए। आप जैसे जाके अपन मंदिर में कुछ नहीं तो जो है ना एक दीपक जला आते हैं, थोड़ा सा राम राम कराते हैं, तो चाहे वो नोशनली आप 15 मिनट के लिए काम करें, लेकिन 15 मिनट के लिए आप वो काम संकल्पित होकर करेंगे, राइट। जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत कर पाएंगे उन 15 मिनट में, चाहे एक आदमी ही क्यों ना हो, वो संकल्पित आदमी ही फिर वो जो है ऊर्जा केंद्र वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा। तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया CFB ऊर्जा समूह या एनर्जी सेंटर से मनीष, राइट जी। तो अब आपने एक व्यक्ति को जोड़ा तो एक व्यक्ति उसमें जुड़ गया, राइट। अब जैसे ही वो एक व्यक्ति जुड़ा, उसे अपना ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। अज्यूम करिए उसका नाम मुकेश है, राइट। तो जैसे ही आपने उसको ऊर्जाकृत किया, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, आप बना दीजिए, और उसमें आपका और हमारा नंबर भी जुड़ेगा, जिससे मुझे मालूम पड़ता जाए कि इतने ऊर्जाकृत बन गए, ठीक है ना। तो वो जो है फिर अपने नाम का जो है CFB एनर्जी सेंटर EC, और उसका नाम मुकेश है, तो ब्रैकेट में उसने मुकेश लिख दिया, राइट। अब नाउ उसकी फैक्ट्री चालू हो गई, आपकी फैक्ट्री चल रही, उसकी भी फैक्ट्री चालू हो गई, राइट। अब अगले दिन उसने 2 को जोड़ा, तो 2 लोगों का फिर अलग और हो गया है। तो इट विल बी इन एक्सपोनेंशियल, वो इट कैन बी डन एट ए वेरी फास्ट रेट। आपका ऑलरेडी एक ही प्रॉब्लम आपका रहेगा कि आपको अपनी जर्नी में कितने पत्थर इनकाउंटर होते हैं, राइट। तो उनमें भी निराश नहीं होना है, क्योंकि वो पत्थर जो है दे आर हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम बिग पावर सेंटर, राइट। उनकी जो नेगेटिविटी के कारण, उनकी जो दुष्टता के कारण, उनकी दृष्टता के कारण, उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण अभी वो पत्थर बने हुए हैं। जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी, तो वो महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे। दे विल बिकम ए बिगर ऊर्जा केंद्र डायरेक्टली, राइट। तो इस तरीके से जो है ना इसके व्हाट्सएप सेंटर भी बनाना है। तो
मैं देखूंगा कम से कम आपके दिन हर दिन एक व्यक्ति तो जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करना अभी चालू करते हैं अभी से ही। हाँ, एक को करें, ये ज्यादा नहीं। हाँ, बताओ, हर दिन एक को जोड़ना है, बस यही काम करना है। लेकिन ये इंश्योर करना है कि जो जुड़ गया उसका व्हाट्सएप भी ग्रुप भी हो और वो भी आगे जोड़े। तो जैसे आपने बनाया है तो उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए और मेरा नंबर भी होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने नंबर को बहुत वाइडली पब्लिश किया हुआ है। मेरे ख्याल से मैं अकेला डीजी हूँगा जिसके हर जगह पे जो है ना नंबर अवेलेबल है। जी 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 जी, मैंने उसको बिल्कुल गोपनीय नहीं रखा। एंड आई अटेंड ऑल कॉल्स। यदि मान लो मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ या उसमें बिजी हूं तो देन आई विल से आई विल मेक ए कॉल यू लेटर। बट रिलीजियसली जैसे हमें समय मिलेगा तो मैं उसको फोन लगाऊंगा वापस। जी जी जी। तो ये इस तरीके से देखो। अच्छा, ये बताओ, आपको जो है ना पूरी बात सुन के हाउ डू यू फील अबाउट द होल स्कीम ऑफ थिंग? नहीं, हमें सबसे बड़ा इस चीज का ये लग रहा है कि कोई है जिसने इतना बड़ा ये बीड़ा उठाया है करने का। सबसे पहली बात तो ये मुझे ये लग रही है, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई किसी न किसी एक सेल्फ मोटिव, सेल्फ एजेंडा की तरह चल रहा है। तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ लोग जो जुड़ना भी चाहते हैं वो नहीं जुड़ते हैं कि अरे भाई पता नहीं क्या है इनका एजेंडा, वो सब चीजें हैं। तो जब आपको सुन रहे हैं तो ये चीज का ये लग रहा है कि आपका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि आपके लिए सेल्फ का कुछ आप अपने लिए करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप समाज के लिए करना चाहते हैं, आप ऐसी पोजीशन बैठे हुए हैं कि आप आराम से पीसफुली और एंजॉय वाली लाइफ जी सकते हैं। फिर भी आप पूरा का पूरा, हमें लगता है कि आप जिस तरीके से लगे हुए हैं तो 16 घंटे 18 घंटे काम कर ही रहे होंगे इस समय। पक्का पक्का, क्योंकि वो नींद में भी काम चलता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो देख के काफी अच्छा लग रहा है कि आपने ये सोचा और कर रहे हैं। और हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर आदमी यही सोचता है कि चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कि जो हम जिस तरीके की लाइफ जिए हम उससे हमारे बच्चों को बेटर लाइफ मिले। अब बेटर लाइफ में केवल यही नहीं होता है कि उनको अच्छी जॉब मिल गई, उनके पास पैसा है। अगर वो ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहाँ पे वो बाहर निकलने में भी उनको डर लगे, तो ऐसे पैसे और ऐसे बाकी चीजों का क्या करेंगे। नहीं, नॉट ओनली दैट, वो पैसा आपके पास तब तक ही है जब तक कि वो सामने वाली आसुरी शक्ति आपको पैसे के साथ रहने दे रही है। जी, नहीं तो ना तो घर आपका है ना पैसा आपका है। जी भाई, जो कश्मीरी थे ना उनका पैसा रह गया ना घर रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको डिसाइड करना है कि कब आपका घर छुड़ाना है और कब आपके पैसे छुड़ाना है। जी जी। तो आपके पास जो आप सोच रहे हो ना कि वो रहेगा, वो भी नहीं रहेगा ना। और जब ये आसुरी शक्तियां ही सब कानून बनाएंगी तो आपको कौन सुनने वाला है। भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जानबूझ के मर्डर हुआ और उसकी जांच भी नहीं होने दी। लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ, उसकी जाना पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। उनकी पत्नी सिर पटकते रह गई कि ना आम आदमी का बिना पोस्टमार्टम के जो है ना दाह संस्कार नहीं हो सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को जो है ना उसकी पत्नी जो है ना सिर पटकती रही लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। मतलब ये कितना लज्जा का विषय है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस और आपको प्रोजेक्ट नहीं किया गया उसमें, ना किताबें लिखने दी गई हैं, ना सत्य को सामने आने दिया गया है, ना फिल्में बनने दी गई हैं। मतलब और आप ये देखिए ना, इवन जो समय के चुनाव थे, देखो आपने सुना तो जरूर होगा, यदि आपको व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं होगा, कि यही सब लोग जिसमें गुड्डू उड्डू जैसे लोग हुआ करते थे, ठीक है ना, ये लोग जो है ना गुंडों की फौज बना के बूथ कैप्चरिंग के लिए जाया करते थे। दूसरे गुंडे जो है जहां आपके पास फेवरेबल लोग नहीं होते थे वहां पर लठैत लगा के उन लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। जी जी जी। मास जो है फर्जी वोटिंग होती थी। तो ये कोई डेमोक्रेसी के मसीहा नहीं थे। जी जी। मतलब लोगों ने कह नहीं पाए और लोगों ने तो देखो इमरजेंसी में कितना कितना अत्याचार नहीं किया गया। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सत्ता में है वो अत्याचार ना कर पाए, और यदि वो करता भी है तो सुयो मोटो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि वो उसके बाद जो है हर चीज उसमें आएगी और वो उसका संज्ञान भी होगा और वो विथ सर्टेनिटी जेल भी जाएगा। यदि हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो इन पदों पर बैठी हुई शक्तियां जो है इतनी मक्कारी और बदमाशी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। जी जी।
तो इन्होंने तो जो है वो अंग्रेजों का कानून रखा था, तो अंग्रेजों का कानून तो वही है। सीख लें, समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देश के बाहर आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, आसपास की कंट्रीज में ही देख लीजिए आप क्या हो रहा है। हाँ हाँ श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप ये करप्शन फ्री, क्राइम फ्री आप नहीं बनाते हैं इस देश को, तो कल के दिन हम भी उसी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। नहीं, हम उसके दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं। वही वही तो अभी हमें सामने सामने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो इधर म्यांमार हो, चाहे इधर श्रीलंका हो, चाहे इधर यू नो पाकिस्तान हो। आपको ये मालूम है कि ये तो ऑलरेडी आपके भारत के ही हिस्से थे। जी जी 1932 में श्रीलंका का इन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन के हाथ में दे दिया। दैट्स हाउ जो है इट हैज गॉन आउट, राइट। या 1937 में यही काम उन्होंने बर्मा के साथ किया। जी सो देवर, इसलिए अपने गाने भी वैसे ही थे, पिया गए रंगून, है ना, ये गाना है, आपने सुना है? जी तो रंगून तभी जाएंगे ना जब वैसे ही सुबह शाम नाश्ता करने की इच्छा हो तो आप रंगून पहुंच जाओ, क्योंकि आपका हिस्सा है, आपका देश है वो। है? जी पिया गए लंदन तो नहीं कहता है ना वो। चलिए, बड़ी अच्छी बात हुई, और आई एम रियली सॉरी। शायद मुझे ये बात आपसे करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए थी, बट मुझे लगा कि नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि समस्याएं हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं है किसी पर थोड़ी छोटी है, किसी पर थोड़ी बड़ी है। लेकिन अगर केवल आप अपनी समस्या पे ही फोकस करते रहेंगे, उसके बाहर नहीं सोचेंगे, तो फिर वही हो जाएगा कि यार दूसरा चेंज करे और हम तो अपना उस चेंज का फायदा उठाएंगे। ऐसे नहीं होगा ना। नहीं, दूसरा कर ही नहीं पाएगा ना। दूसरा कर ही नहीं पाएगा, मतलब असली शक्ति इतनी बलवान है। देखिए, यदि आप तपस्या नहीं करेंगे तो बिना इस मॉडल के आप इन आसुरी शक्तियों को पराजित नहीं कर सकते। वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, वो आपस में दंगे करा देंगे, लोग मरेंगे, आपको इसके अलावा और कोई विकल्प ही समझ में नहीं आएगा। देन यू विल ऑप्ट फॉर द लेसर इविल, बिकॉज आपके पास देवात्मा तो है नहीं, तो फिर जो ऑप्शन है उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को देंगे, और उनका पूरा फोकस यही रहेगा कि वही आपको बेस्ट ऑप्शन दिखे, राइट, मतलब बेटर ऑप्शन दिखे एटलीस्ट, राइट। तो उनका काम बन गया भाई। 30% 35% में तो सरकार बन जाएगी, क्या दिक्कत है? यस यस यस। तो यही प्रॉब्लम है, और जो हमने इसका, आप बहुत बढ़िया है, आप जरा खोज के जो है क्राइम फ्री भारत पे देखिए कि कैसे खर्च विहीन व्यवस्था होगी। इट इज मार्वलस पीस, एंड एक बच्चा कर सकता है उसको, मतलब उसमें कुछ नहीं है। आपका जो है ना पोलिंग बूथ का खर्चा, एजेंट का, उसमें तो कैनवासिंग करना, 1-to-1 कैनवासिंग इज ए प्रोहिबिटेड एंड इट इज ए क्राइम, क्योंकि ये माना गया है कि मास लीडर जब 1-to-1 कैनवासिंग करता है तो उसमें केवल वो दुष्टता करता है। उस दौरान वो पैसे बांटने का काम करता है, उस समय वो जो है पैसे बांटने का, दारू बांटने का काम करता है, साड़ू बांटने का काम करता है, वो दुष्टता पूर्वक अलगाववादी बातें करता है, जैसे मैं भी यादव तुम भी यादव, ये मैं तुम भी बनिया हम भी बनिया, ऐसी बात है, क्षेत्रीयता की हो, इसकी हो। तो 1-to-1 कैनवासिंग क्यों होना चाहिए? आप डिजिटल कैनवासिंग करिए जी। पार्टी जो है ना, हमारे कॉन्सेप्ट में है कि पार्टी जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उन्हें सुप्त हो जाना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट डू कैनवासिंग। अब मिस्टर मनीष हमारी कैनवासिंग नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट विल बी क्राइम, मनीष जी को जेल में भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी कैनवासिंग हमें करना पड़ेगी, हमारा काम करेगा, राइट। और यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो उसी ऐप के माध्यम से यू कैन सबमिट सम कंटेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग मी, राइट। वो कंटेंट जो है एज ए लॉ विल बी यूज फॉर ग्रिलिंग दैट पर्सन, कि आपके विरुद्ध ये चीजें आई हैं, नाउ यू टॉक अबाउट इट। तो वो चीजें, लेकिन आप जाके खुद जो है पॉजिटिव या नेगेटिव प्रचार में नहीं जा सकते, और उसमें नियम रहेगा कि जो आपका कंटेंट है, यदि मान लो वो जो है ग्रिलिंग सेशन में यूज नहीं किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है, जो विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही विल गो टू जेल। सो ही विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड he will go in jails with certainty। हमें ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मशीनरी तो अपने लाभ के लिए इनके टट्टे थामे हुए है ना।
इनके फेवर में कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसे तो जो है ना अभी एक मिल जाए और इसके बाद अगला वाला मिल जाए, फिर गवर्नर बना दीजिए आप, और फिर यदि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना दो तो और भी अच्छी बात है। बताइए ना, ये हर लोग व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहे जी। तो जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वहां पारदर्शिता भी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, और एनी कनाइवेंस शुड बी ए स्पेसिफिक लीगल ऑफेंस, स्पेसिफिक। वो आप आईपीसी की डिफरेंट धाराओं में जो है ना वो इसमें कवर हो जाएगा, वो नहीं चलेगा जी। इलेक्शन कमीशन यदि ये नहीं करता है तो यह एक संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का होगा, और यदि उसने 2 या 3 ऐसे ऑफेंस कर दिए तो ही विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऐसे कठोर प्रावधान के बिना ये दुष्टि व्यवस्था जो है, आप सब कुछ कर देंगे वो दुष्टि व्यवस्था से फेवर करके और कहिए देखो मैंने आपको जो है ना फेवर किया, अब आप मुझे फेवर करो जी। ये आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, वो तो देख ही रहे हैं, शुरू से ही ये चला आ रहा है कि आज हमें तो आज हम तुम्हारा फेवर करेंगे, कल तुम आओगे हम हट जाएंगे तो तुम मेरा फेवर करना, ठीक है ना। और ये एक स्ट्रांग, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एक स्ट्रांग लॉ की जरूरत है, स्ट्रांग संविधान की जरूरत है। तो ये संविधान तो पार्लियामेंट में ही बनाना पड़ेगा ना। तो जहां 51% अपराधी हो जाएंगे वो ऐसे कानून क्यों बनाएंगे? वो भाषण में तो कहेंगे लेकिन संविधान में नहीं लाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ रहे ना। आपको मूर्ख बनाने के भाषण में कहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो मांग भी रख देंगे लेकिन करेंगे नहीं। वो मांग रोड पे रखेंगे, वो मांग लाल किले पे रखेंगे लेकिन करेंगे नहीं जी। अब बताओ, आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, फिर आप एक डोमिसाइल पॉलिसी लाए हैं जो कि आर्टिकल 370 जैसी ही है। क्यों लाए हैं? व्हाट इज द रैशनल? व्हाट इज द दुष्टता? मतलब इसका मतलब ये है कि एक इमोशनल इशू था तो हमने कर दिया, हमारे जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था तो हमने कर दिया, लेकिन दुष्टता हमारी फिर भी सवार रहेगी। हम उसमें राजनीति जरूर डालेंगे। हम उनके लोगों को जो है जिनको जेल में होना चाहिए उनको अपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 घंटे उनको वो देंगे, उनके फोटो जो है छपवाएंगे, ये दुष्टता जारी रहेगी। नहीं? राइट। चलो मनीष, तो फिर कभी अपन जो है, ये तो ऑडियो सेशन रहा, कभी अपन वीडियो सेशन भी करेंगे जब आप फ्री होंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह एक बुलंद जो हमारी बातचीत हो रही है इसको हम एक एनर्जी मानते हैं। एनर्जी विल नेवर बी लॉस्ट जी। यदि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करेगी तो 5 साल बाद इम्पैक्ट करेगी। दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू मेक सम डिफरेंस ए डे। एब्सोल्युटली नहीं, और इसी तरीके से हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे। क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि हमें इस तरीके के 2, 4, 5 सेशन करने पड़ेंगे बिफोर दे रियली रियलाइज कि ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। और तो उनका क्राइम फ्री भारत में तो 1100 वीडियो पड़े हुए हैं समय। जी जी जी। नहीं, वही उनको ये इंश्योर करना है कि वो वीडियोस देखें और उनसे नहीं, वो काम जो है ऊर्जा केंद्रों का है कि जो वीडियो से उनको एनर्जी महसूस हो रही है। बिल्कुल वही हम करने वाले हैं। तो आपने पहले उनको आप समझाओगे तो हो सकता है उतना अच्छे ढंग से ना समझा पाओ। वो हमारी भाषा में सुनेंगे तो उन पर वही इम्पैक्ट आएगा जो आपके ऊपर आया है। राइट? इसके बाद फिर संवाद करो उनसे। जी। अच्छा, और वो कोई यदि ऐसी बात कहते हैं जो आपको बहुत जायज लगती है तो डोंट होल्ड इट, देन यू कम टू अस कि साहब ये पॉइंट आया है, इसके बारे में क्या कहना है जी। तो वो ऑडियो वीडियो सेशन जाएगा तो वो क्लैरिफिकेशन भी आ जाएंगे और भविष्य के जो वीडियोज और ऑडियोज में हम उस क्लैरिफिकेशन को हिस्सा भी बना देंगे। जी, है कि नहीं? जी जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस बात को अपन यही विराम करते हैं। और थैंक यू सो मच। आज संकल्पित होके मैंने जो है ना मनीष जी को संकल्पित कर दिया है। और थैंक यू सो मच। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आज से ही प्रस्फुटित होना चालू हो जाएगी, प्रफुल्लित होना चालू हो जाएगी, पल्लवित होना चालू हो जाएगी। और 2024 निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। जी बिल्कुल, इसी संकल्प से आगे बढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।